बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का है मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस गुड इवनिंग सभी को मेरा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन 2017 में आए थे उनका आज हम डिस्कशन करेंगे और उन्हीं के आधार पर हम आपसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं एकदम अच्छा हूं, तो चलिए शुरुआत करें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताओ कैसे क्वेश्चन आपको लगे। पहला सवाल, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। सवाल बहुत सिंपल है। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। 2/3 of 3/4 of a number is equal to 24. Then what will be the 1/4 of that number? मैंने इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे कराए हैं एग्जामिनेशन से पहले। इस तरह के सवाल मैंने बहुत सारे आपको कराए हैं जो संख्याओं पर आधारित थे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन सवालों को आपके सामने कराया गया है। तो देखते हैं कि सवाल सिंपल है कि भाई आपने कहा माना वो संख्या x है या a है, उसका 3/4 का 2/3 किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा 24 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 3 इंटू 2। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 24 दूनी कोई दिक्कत, 4 की गुणा पर 3 की गुणा पर 3 नीचे और 2 नीचे, तो 3 से 1 कट गया। ओके, 4 × 3 सही है। तो सही नंबर क्या आएगा, दैट इज 12। ठीक है ना। तो उसने क्या 48 यहाँ पर आया, 48 आपको टोटल मिला। तो उसने बोला उस संख्या का 1/4 क्या है, तो 48 का 1/4 आपसे पूछा, आपने कहा 12 आंसर है। कितना आसान सवाल था। अगर यूपी टेट में इस तरह से सवाल फिर से मिल जाए तो क्या आप मार खाएंगे सवाल से? बिल्कुल भी नहीं, आप एकदम उसको फिनिश करके आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी। एक और सवाल, यूपी टेट 2017 का पेपर है और तरीके से समझेंगे। ओ हो कितना खूबसूरत सवाल था। आप कहते हैं सर ऐसे सवाल तो आप कराते हो लेकिन आते तो है नहीं। देखो 2017 में ऐसा सवाल पूछा गया था, 7 + 2√10 का वर्गमूल बताओ। और ये किस पर डिपेंड है, ये है करनी पर डिपेंड, जिसको बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो ये सर्ट्स और इंडिसेस पर डिपेंड क्वेश्चन है और आपको बताना है इसका आंसर क्या है। 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा, ये प्रश्न आपके सामने है। और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब देने में शायद आप कोई कतौही या कोई परेशानी नहीं देखेंगे और आपको आसानी से सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आपको क्या लगता है तो आप बताएंगे, लेकिन जैसा मुझे लगता है मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसको समझाने का प्रयास भी करेंगे और मुझे उत्तर बताने की कोशिश भी भरपूर तरीके से करेंगे। तो देखते हैं सी, बहुत तेजी से बताए। अब देखो इस सवाल को करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। हम सोचेंगे सर इसमें कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं इसमें कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करता हूं ऐसे सवालों में, जैसे ऊपर ये था √10, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, अब 7 - 2√10 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। लेकिन उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, जब आप इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस माइनस हो जाए, लेकिन फिर भी रूट आ गया। तो ये तरीका कामयाब नहीं है, क्योंकि आप जब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमेशा ये ऊपर नीचे बनता रहेगा। इसको फिनिश कैसे कर सकते हैं, तो मैंने दिमाग लगाया कि ये जो है ना 5 और 2 लिख सकता हूँ इसको, क्या मैं 5 + 2 + 2 इंटू √5 गुणा √2। भाई 5 और 2 में तोड़ा, आपने कहा कुछ कुछ बात बनती नजर आ रही है, मतलब एक स्टेप और ले लेते हैं। आपने कहा अगर मैं इसको 5 का लिखूं ऐसे, इसको मैं लिखूं √2 का स्क्वायर ऐसे, और इसको लिखूं 2 गुणा √5 इंटू √2। आपने कहा सर बात बनती नजर आ रही है, और क्या बात बनती नजर आ रही है कि सर 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है 5 ही आएगा। तो कहते हैं a² जमा b² जमा दोनों की गुणाओं का डबल, तो उसको मैं लिख सकता हूँ √5 + √2। भाई √5 + √2 का होल स्क्वायर तो होगी। आपने कहा ठीक है। भाई सिंपल सी बात देखो, अगर मैं इसको एक साथ रखूं तो √5 + √2 का होल स्क्वायर तो बनाइए। अगर आपसे बात की जाए तो ये इसी का फॉर्मूला तो निकलता है √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसके अलावा कोई बात बताओ, तो आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसका वर्गमूल कितना हुआ, आपने इसका वर्गमूल निकालना था, तो आपने देखा वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर वैल्यू तो ये है 2 प्लस का वर्गमूल। अब इसे मैंने सॉल्व किया, इसको इसका वर्गमूल निकालोगे क्या करोगे, इसका ऊपर वर्गमूल चढ़ाओगे, वर्गमूल से वर्गमूल काट दोगे, तो क्या बना, या तो √5 + 2, रूट का या आप बोल सकते हैं √2 + √5। आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग में हलचल पैदा करनी है, यू विल गेट दी आंसर। ऐसे सवाल में थोड़ा सा सोचना है और आपको आंसर बड़े प्यार से मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपने ले लिया है।
आसान था, बस थोड़ा सा लगाना कि 2 और 5 में तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 यानी स्क्वायर का फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं हम। और आपने किया। एक और सवाल की बात करते हैं, ये रहा। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, किसको था? आर ए फिशर को, क्राउस को, लाप्लास को या न्यूटन को? द मेन क्रेडिट ऑफ द मेथड कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक्स वाज आर ए फिशर, टू द क्रॉस, लाप्लास और न्यूटन? बड़ा सिंपल सवाल है, आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं आप। अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे तो लगता नहीं कि इसमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम होगी, और उम्मीद है कि आपका जवाब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर जवाब देने की कोशिश जारी है, बहुत बढ़िया। ये मैंने पढ़ाया सवाल है कि प्रश्न में यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है आर ए फिशर को। फिशर साहब ने एनालिसिस का वेरिएंस किया था, यानी वेरिएशंस का एनालिसिस किया था सांख्यिकी में। बहुत बढ़िया। चलो एक और बताओ। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो संख्या बताओ। अब देखो ये यूपीटेट 2017 का पेपर है, और मैं अभी जो है ना आपको जो प्रीवियस पेपर कैंसिल हुआ था वो भी कराऊंगा, मे बी पॉसिबल कल कराऊं उसको। ओके। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या क्या है? 3/5 of 60% of a number is 36, then that number is what? 100, 75, 80 या 90? अखिलेश ने सारी बातें बता दी हैं कि कौन भैया क्या क्या करके गया। चलो देखते हैं सवाल कितना आसान था, इजी था। सिंपल। देखो एक संख्या है, हमने माना वो संख्या ए है, उसका 60% का मीन्स गुणा भाग निकालते जब 3/5 किसके बराबर है? 36 के बराबर है। अब आप तो जानते हैं 60% का मतलब कितना होता है? परसेंटेज का मतलब 1/100 की गुणा होती है ना, मल्टीप्लाई बाय 3/5 बराबर 36। आपने कहा 0 से 0 काट दिया ऐसे, तो ए और कितना हो गया? आपने कहा 36 × 10 × 5 बटा 6 × 3, 18 दूनी 10 दूनी 20 25 100, तो उस संख्या का वैल्यू 100 है। बहुत बढ़िया, यानी 100 इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। 100 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समस्या आई कोई समस्या नहीं, इजीली मैनेज हो गया। एनीथिंग रॉन्ग? नो एनीथिंग, एनी इशू? नो इशू। वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जवाब की बात कैसे देते हैं आप। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस एट योर स्क्रीन। पाई है एक। पाई क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अपरिमेय संख्या पूर्णांक है। पाई इज व्हाट? रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर। तो आप सब जानते होंगे पाई के बारे में, मैंने बताया था पाई बेसिकली क्या है। पाई एक प्रकार का रेशो है। पाई क्या है? एक अनुपात है। तो किसका अनुपात होता है? पाई बेसिकली जो अनुपात होता है वो परिधि और व्यास का होता है, सरकमफ्रेंसिस और डायमीटर का। इन दोनों का अनुपात ही पाई कहलाता है। क्योंकि पाई का मान अपरिभाषित है, क्योंकि पाई का जो है कोई भी टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं आता है, पाई लगातार चलती चली जाती है जो अनंत तक जाता है, इसलिए पाई को हम क्या मानते हैं? एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। बहुत बढ़िया। पाई, हाँ, जबकि अगर हम 22/7 की बात करते हैं तो 22/7 परिमेय संख्या। फिर कैसे पॉसिबल हुआ ये? फिर ये कैसे पॉसिबल हो? परिमेय संख्या तो 22/7 है, अपरिमेय संख्या पाई है, तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो पॉसिबल कैसे हुआ कि पाई हमेशा हम 22/7 के इक्विवेलेंट मानते हैं, जो कि गलत है। इट इज नॉट ट्रू। ट्रू इज पाई इज इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। याद रहेगा, पाई जो है वो एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होती है। पाई को सॉल्व करने के लिए उसका मान लगभग 22/7 के बराबर माना गया है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अनुमानित मान है, पास वाला मान, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बहुत बढ़िया। एक और सवाल। यदि ए, ये सवाल मैंने आपको कराया हुआ है, देखो, यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 है, तो a+b+c/7 का मान बताओ। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी।
यदि a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7 है तो a प्लस b प्लस c अपॉन 7 का मान। बहुत सिंपल थ्योरी है। आपने कहा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जी। a अपॉन 3, और मैंने आपको बताया है ना, जब भी कोई संख्या a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4, कोई भी वेरिएबल्स आपको इक्वल दिए गए हैं तो उनके नीचे वो लिखी हुई वैल्यू ही उनका रेशो होती है। यानी इसका मतलब क्या है कि a b c का अगर आप रेशो निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 7 है। ठीक है ना, तो बस पुट कर दो इस वाली वैल्यू में। तो आपने क्या देखा, a मीन्स 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन 7, दैट इज 14 अपॉन 7, दैट इज 2। कितना आसान सवाल था। तो यहाँ पर केवे मानने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आपको सवाल करना है, इट यू विल गेट द आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, एनी इशू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, दैट्स वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, देखते हैं एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। क्वेश्चन है 378 गुना 236 गुना 459 गुना 312 अंक के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 378 into 237 into 459 into 312 will be what? देखते हैं जवाब क्या मिलता है भाई आप लोगों का। ये तो आप लोगों का जवाब है, प्यारा प्यारा जवाब आना चाहिए, हमें भी उम्मीद है कि आप इसको आसानी से देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मिला है 4। देखो कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने आपको एक एक सवाल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फिर भी रिवीजन के लिए यूपी टेट का पेपर 23 को है, तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करते रहें। तो करेंगे ना। देखो क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन शब्दों इन चीजों की, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यूनिट प्लेस को पकड़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या देखें, यहाँ से लिया 8 की 6 में गुणा, 8 6 48। हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, इस वाले से कोई मतलब नहीं है। तो 8 की गुणा आगे वाली यूनिट प्लेस में कर दी, 8 9 72, यहाँ से यूनिट प्लेस आया 2, 2 दूनी 4, तो दैट इज द आंसर डी। क्लियर है, ये तो बड़ा आसान था, इसको तो आपने आसानी से कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा कैसे हमने इसका आंसर 4 निकाला। तो आपको सारे नंबर्स की गुणा करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई ऑल द गिवन डिजिट्स, यू जस्ट मल्टीप्लाई यूनिट प्लेसेस, देन यू विल गेट द आंसर। वेरी गुड। एक और, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 12 तथा 72 है। इन संख्याओं का योगफल 60 है, तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। देखते हैं, जब हम दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है आपको 12 और 72, अगर इन संख्याओं का योग दे दिया आपको 60, तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। द ग्रेटेस्ट कॉमन एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर आर 12 and 72 respectively. If the sum of these numbers is 60, then one of these number will be what? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत ही आसान, अब देखो अब सब जानते हैं। अब उसने बोला है अगर उसको एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर है, उन दोनों को ऐड किया जाए, यानी ए और बी वो दो नंबर है, इन दोनों को ऐड किया जाए तो 60। ठीक है, इन दोनों नंबर, अब आप तो ये सब भी जानते हैं ना कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होती है, कि दोनों संख्याओं की गुणा एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। आपने कहा होती है, तो ए इंटू बी देखा जाए तो कितना हुआ, एलसीएम कितना था आपने कहा 72, एचसीएफ कितना था आपने कहा 12, तो कितना हुआ आपने कहा 12 दूनी 24, 12 से 84 और 2 86, तो ये 862 हो जाना चाहिए। 12 दूनी 24, ओहो, क्लियर है। और 864 आपके सामने आ गया। क्लियर है, आपने कहा ओके। तो 864 ही है, यानी अब दो संख्याओं की गुणा करते हो तो 864 आ रहा है, दो संख्याओं को जोड़ते हो तो आपको 60 आ रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि a माइनस बी निकालो तो यू कैन इजिली मैनेज द टास्क। अदरवाइज आप सिंपल ऐसे तो वर्ड संख्या ढूंढो जिनकी गुणा करें तो कितना आए, 864 आए, और डिवाइड करें तो भैया आपके सामने क्या आ जाए, सॉरी ऐड करें तो इतना आ जाए। तो बड़ा आसान तरीका था, तो कैसे करें, इट्स योर चॉइस, ऑलवेज बी रिमेंबर, ये आपकी चॉइस होती है कि आप कौन से सवालों को करें। तो देखते हैं यहाँ पर, मैंने कहा या तो मैं ऐसे पुट कर दूं 24 और 36 दोनों करेंगे तो दोनों का टोटल 60 है, और ये आ जाएगा 864 मल्टीप्लाई होकर के। लेकिन मैं कैसे करूं, तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं, या a प्लस बी का मैं होल स्क्वायर करता हूं, तो क्या होता है, आपने कहा सब जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab होता है, जहां पर आपको वैल्यू पता है दो लोगों की। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, आप करके देख लो। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब माइनस का 4ab इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 2ab बन जाएगा, जो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, आपने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी कितना था, आपने कहा ये हो गया आपका 864। देन यू कैन फाइंड आउट a माइनस बी, इट्स योर चॉइस। बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहें तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लें। मैं एक देयर लॉट्स ऑफ वे, इसके आगे तो करने के बहुत तरीके हैं। आपने कहा a का वैल्यू यहाँ से निकाल दो, ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 60 माइनस का b, मैंने उसको यहाँ पुट कर दिया a माइनस बी में, a की जगह मैंने 60 माइनस बी पुट कर दिया, लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 60 माइनस का b मल्टीप्लाई बाई बी बराबर 864। अब मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 60 बी माइनस का बी स्क्वायर बराबर 864। अब इसके फैक्टर कर दो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू डू द क्वेश्चन, देन यू विल गेट द आंसर 24 and 30। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से सवाल को कर सकते हैं, ये हमेशा आप पर डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे करना। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं एक क्वेश्चन। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 गुणा 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे 27 गुणा 4 उतारा तथा नीचे दिए गए दर्शाए अनुसार हल किया। 27 में 4 का गुणा कर दिया तो 4 7 28, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 10 108। शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है पेडागोगी का। तो आपको बताना है शिक्षक के द्वारा क्या करना चाहिए, यानी विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए। हाँ जी, उस विद्यार्थी को कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देना चाहिए। उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक दे देने चाहिए। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक दे देने चाहिए। अगर सर हम तो बच्चे, हम तो यही चाहेंगे अगर हम गलत भी लिख दे तो मास्टर से पूरे नंबर दे दे। ऐसी बहुत सारी चीजें आती होंगी ना, अरे मास्टर जी हम तो चाहते हैं कि मास्टर जी हमें पूरे नंबर दे दें, चाहे वो हम गलत लिखे सही लिखे वो पूरे नंबर मिल जाए, लिखने के मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसने प्रक्रिया को जो अपनाया ना, ऐसे 27 में 4 की गुणा जो उसने की, उसने एग्जैक्ट सही की, मतलब टीचर ये पहचान गया 4 7 28 का 8 का हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। यानी उसने जो गुणा की एग्जैक्ट सही की है। बस उसने क्या काम किया, ब्लैक बोर्ड पर उसने 29 गुणा 4 लिखा था, तो वो 29 और 4 की गुणा भी कर सकता है। इसीलिए हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर बच्चे ने गलत क्यों उतारा, क्या प्रॉब्लम हुई। तो वो बताएगा सर हमें से ये प्रॉब्लम हुई, तो उसको विद्यार्थी गलती दोबारा से ना करे, उस गलती को समझाएं और उसे उस प्रक्रिया के लिए, उस सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक हम दे देंगे। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। हाँ, बच्चे भगवान है, बिल्कुल। एक और सवाल आपके सामने, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ओ, कुछ छूट गया है क्या, सवाल में कुछ छूट गया है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3 गुना हो, ऐसा होता है शायद सवाल। अभी देखता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं सवाल को एक बार जांचने की कोशिश करता हूँ। व्हाट विल बी द राइट आंसर? वेट अ मिनट गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सवाल को सही से बताने की कोशिश करूँ और आपको सवाल सही लिख दूँ। थोड़ा सा कुछ सवाल में सर मिस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं अभी क्या सवाल में मिसिंग है। 3/2 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, इट्स 3/2। ठीक है ना? अब सही है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। तो देखते हैं, बड़ा सिंपल सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी, आप कैसे करेंगे तो ये मुझे उम्मीद है आपके ऊपर कि आप इस सवाल को गलती से गलत नहीं करने की कोशिश करेंगे। चलो मैं 3/2 लिख दूं एक बार, जिससे कि आपका सवाल गलत ना हो। यहाँ 3/2 मिस है ना, तो मैं उसको दोस्तों कर देता हूँ सही। एक मिनट रुकिएगा, 3/2। ओके, हाँ जी, अब देखते हैं और सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। 3/2 मैंने यहाँ लिख दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये 3/2 तो उन्होंने बोल दिया, अब इसको करेंगे कैसे? 3/2 तो समझ में आ गया, लेकिन सवाल कैसे करें? देखो ये बहुत ही आसान है, अगर आप चाहेंगे तो इसको एक बार में सवाल को आसानी से कर सकते हैं।
आप बेसिक से करना चाहें बेसिक से कर लें, विदाउट बेसिक करना चाहें विदाउट बेसिक कर लें। तो मैं अगर आपको डायरेक्ट बता दूं तो कैसे करोगे? चलो समझ लेते हैं सवाल का मीनिंग क्या है। देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ये होगा कॉस्ट प्राइस, क्या है? उसके सेलिंग प्राइस का 3/2, यही तो है। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर 3/2, यही है ना? हाँ जी। भाई इसका, भाई यही तो हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस 2 रुपए है। यानी जो आप क्रय मूल्य जो खरीद के ला रहे हो चीज को, वो 3 रुपए की लेके आए और बेच 2 रुपए की दी, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान? स्क्रीन ब्लर नहीं है, प्रगति स्क्रीन एकदम सही है। हाँ जी, आपको फायदा हुआ कि नुकसान? आपने कहा सही, तो नुकसान हो गया। भाई 3 रुपए का सामान लाया 2 रुपए का बेच दे तो नुकसान है ना, बहुत बड़ा नुकसान, नुकसान है। कितना परसेंट हुआ? तो आपने कहा नुकसान कितना हुआ? 3 रुपए का कॉस्ट प्राइस, 2 रुपए का सेलिंग प्राइस, 1 रुपए का नुकसान हो गया। कितने पर? कॉस्ट प्राइस कितने का था? 3 का। और उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई। तो 33 सही 1/3% हानि होगी उसको, ना कि प्रॉफिट। ठीक है ना? आसान था। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप इसको बेसिक से कर देना तो मैं आपको बता देता हूं। आप मानते माना विक्रय मूल्य ₹X है, सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? आपने कहा सर 3/2 हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 3/X। ऐसे करोगे आप, जब इन दोनों घटाओगे लाभ निकालोगे, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन अभी आपने क्या देखा, इजी, एक बार में सवाल समझ में आ गया और आपने आंसर भी दे दिया, तो हानि हो गई ना इसमें। बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको? वेरी गुड। बहुत सिंपल वे में सवाल हुआ है, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। अब मैं आगे बढ़ूं, एक और सवाल लिया जाए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ओके, एक और सवाल ये रहा। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या है? द टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर वॉल ऑफ ए रूम इज 66 मीटर स्क्वायर and the length is twice its breadth. If the height of the room is 11 meter, then the area of its ceiling is what? तो शायद आप सवालों को देखो, यूपी टेट का पेपर है ये, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत पेपर है जो आपको सॉल्व करना, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से सॉल्व भी करने की कोशिश पूरी करेंगे। देखो, कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, शायद आपको याद हो मैंने बताया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप गुणा ऊंचाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाता है, ये तो सबको पता है ना। अगर हम बात करते हैं कि भाई कमरे की जो चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं लिख देता हूं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? आपने कहा 2 × L + B, यानी परिमाप इंटू हाइट, यही तो होता है। अब आगे बढ़ते हैं, वो दिया है आपको 660, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। अब लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी जो लंबाई है वो कितनी है? 2 है, चौड़ाई की 2 भी है। इज इज क्लियर? लंबाई क्या है? चौड़ाई की दुगनी है। तो मैं पुट कर दूं इसमें, आपने कहा कर दो। तो L तो क्या होगा? 2B हो गया, और प्लस B था B ही, मल्टीप्लाई H भी दिया 11 मीटर, यहाँ लिख दिया 11 मीटर बराबर 660। आपने क्या देखा, इसको उधर भेज दिया तो क्या बना? 3B इजिकल टू 660 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 छक्का 66, 60, 30। तो B बराबर 30/3 बराबर 10। तो उसकी चौड़ाई 10 है। जब उसकी चौड़ाई 10 है तो लंबाई 20 होगी, अभी तो लिखा 2B है। और उसने क्या बोला? इसके छत का क्षेत्रफल। जब उसकी लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई कितनी है? 10। अब कमरे का क्षेत्रफल निकालो, छत का क्षेत्रफल निकालो, कितना आना चाहिए जरा मुझे बताएंगे आप लोग? आप में से इसमें तो बड़ा कुछ भी नहीं हुआ। तो दैट इज लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? दैट इज 200 मीटर स्क्वायर। पता नहीं आपने कैसे 150 दिया है, बी ऑप्शन बहुत ज्यादा मिला था इसमें, जबकि ऑप्शन क्या है? 200 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ? सभी लोगों को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मुझे तो लगता नहीं कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। दैट्स वेरी नाइस। नो प्रॉब्लम, नो इशू, नो समस्या, नो कष्ट, नो टेंशन। बहुत ही अच्छी बात। एक और सवाल की तरफ आपका रुझान करते हैं और देखते हैं एक और सवाल आपको कैसे आपका आंसर सही देता है कि गलत देता है। ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस, वी कैन स्टार्ट नाउ। एक और, यदि संख्या 604 6m11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान में बताओ क्या आएगा? ये अच्छा सवाल। सारे सवाल अच्छे थे यूपी टेट में देखा जाए तो, मुझे उम्मीद थी कि आपका आंसर बहुत ही बढ़िया है।
आपको सवाल सामने था और आपको बताना है कि भाई इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा। ये एक ही प्लेस है, यहाँ पर एक खाली जगह है, कभी सोच रहे हो ऐसे, यानी 6 0 4 6, अगर 11 से रिक्त है तो पूर्णांक कौन सा भरा जाएगा, ये सवाल है। यानी इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, सवाल को x मान लो अभी, ठीक है ना, तो इस x की जगह क्या आएगा, सवाल ये है। हाँ क्लास है 6 बजे, तो 604 गुणा, नहीं ये x है, इस स्थान पर क्या भरूं जो 11 से कट जाए। तो शायद मैंने आपको बताया भी था इसको कैसे करना है, 11 का रूल हमने आपको शायद बताया भी था कि 11 का रूल क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप देंगे जवाब आसानी से जी। तो उम्मीद है आपका जवाब हमें मिल जाएगा अच्छे से। और सबने दिया है 5, बहुत ही बढ़िया। क्यों, देखो आप सभी जानते हैं 604 x और 6 ये, तो आप सभी जानते हैं नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस का सम माइनस नंबर ऑफ इवन प्लेसेस का सम या तो 0 हो या 11 हो। सवाल आपका 11 से कट जाता है। तो देखें 6 और 4 10 और 6 16, 16 माइनस का कितना होना चाहिए 0 प्लस एक्स एक्स, तो 16 में से एक्स घटाओ, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। अब देखो 0 आना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट है, तो आपको एक नंबर यहाँ रखना पड़ेगा। अब एक नंबर रखोगे तो 16 में से 16 जाएंगे तो ही 0 बचेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट 16 हियर, 16 तो नहीं पुट कर सकते ना। तो आपने क्या काम किया, आप ऐसी संख्या पुट कर दो जिसको घटाने पर 11 आ जाए। आप बोले जी 5, 16 में से 5 कम कर लो 11, तो यानी वो संख्या 5, अगर यहाँ 5 पुट कर दोगे तो यू विल गेट दी आंसर। क्लियर हुआ भाई सवाल, साथियों कोई परेशानी तो नहीं किसी को? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही है बात, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सवाल? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके, तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, काट, अच्छा ऐसे नहीं करना था। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं, चलिए वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये रहा आपके स्क्रीन पर एक और सवाल। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? 20वीं सदी की बात हो रही है, आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन या हरीश चंद्र। Who was the self-educated Indian mathematical genius of 20th century? शायद आप सभी जानते हैं। हाँ यूपीटेट का पेपर है ये, वही तो हम बोल रहे हैं। तो 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? और आपको बता दें उनका नाम शायद सभी, आर्यभट्ट, बहुत बढ़िया। आर्यभट्ट 20वीं सदी में कब पैदा हुए भाई? ये 20वीं सदी में आर्यभट्ट कब पैदा हुए थे? ये तो मुझे कुछ अलग सी बात लग रही है। 20वीं सदी के सबसे जो बढ़िया गणितज्ञ थे वो थे श्रीधराचार्य, भी नहीं थे, दैट इज श्रीनिवास रामानुजन। आपने इनके ऊपर रामानुजन ने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो श्रीनिवास रामानुजन, पूरा नाम था श्रीनिवास अय्यर रामानुजन, जो थे वो 20वीं सदी के बहुत ही प्रतिभावान सेल्फ एडुकेटेड गणितज्ञ थे। ठीक है ना, इतने बढ़िया थे कि बाकी विषय में जीरो, मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100, सारी एल्गोरिथम को दिमाग में सॉल्व कर दिया करते थे, बाकी कुछ नहीं लिखते थे, प्रूफ नहीं दिया करते थे, है ना। ग्रेट मैथमेटिशियन जो 32 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्यारे हो गए। उन्होंने काफी कोशिश की कि उसको आगे बढ़ाया जाए, और काफी लोग लगे उनकी उस प्रतिभा को निखारने में, काफी लोगों ने एल्गोरिथम्स को उनकी सॉल्व किया है। अभी रिसेंटली मोग थीटा फंक्शन उनकी लास्ट रचना थी, लास्ट एल्गोरिथम जो उन्होंने डेवलप की थी, और जो अब 92 साल बाद जाकर के प्रूफ हुई है। एक और सवाल, दो संख्याओं से बड़ी संख्या का दुगना, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, तो बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वो संख्याएं क्या है? अच्छा सवाल है। दो संख्याएं हैं, बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वो संख्याएं क्या है ये बतानी है आपको। देखते हैं जवाब क्या मिलता है।
तो देखो समझो, मैंने माना वो संख्या ए और बी दोनों है, और ये भी मानता हूं कि बड़ी और छोटी है, तो ए संख्या बड़ी है बी से, तो मैंने यहाँ इसको लेट कर दिया, क्योंकि ये मानना पड़ेगा ना कि भाई बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है। ओके, तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या मैंने ए माना, छोटी बी है। उसने बोला बड़ी संख्या का दुगना, ए का दुगना मस 2 है। छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, छोटी संख्या का 5 गुना कितना हो जाएगा 3 बी से 5 ज्यादा है, इसका मतलब यही तो हुआ। हाँ जी, भाई 2a छोटी संख्या के 5 गुण, सॉरी 5 गुने से 3 ज्यादा है। एक मिनट रुकिएगा, मैंने वेट ए मिनट, 5 गुने से बात हो रही थी 3 ज्यादा था, तो 5 गुने से 3 ज्यादा है, ये मतलब हुआ ना। अरे क्या बात है, वेरी गुड, इज इट क्लियर। उसने बोला आगे में देखो, तो बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने का योग, बड़ी संख्या का 4 गुना, ये 4 है, प्लस छोटी संख्या का 3 गुना 3 भी बराबर 71 है। तो आपने कहा अब तो आराम से हो जाएगा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऑप्शन से भी रख सकते थे, आप इसको ऑप्शन से भी, अगर मान लिया मैं बात करता हूँ ऊपर मैं 2 की गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 4a माइनस का 10 भी बराबर 6। अब दोनों को घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया पूरा 13, बी बराबर 65 और बी बराबर 5। 13 पंजे 65 होते हैं ना भाई, अगर देखा जाए तो 13 पंजे 65 तो होते हैं, 65 और 76। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो जब आए तो मुझे बता दिया करो कि सर ये समझ में नहीं आ रही बात, तो फिर मैं उसको आगे लेके बढ़ूं। अभी तो समझ में आ रही, जहां तक मैंने किया मेरे हिसाब से तो अभी तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके सबके जवाब गलत हो रहे हैं ना। तो b बराबर 5 आया, अब क्या करें, अब आपको निकालना था a का वैल्यू, तो a का वैल्यू पुट कर दो, तो कितना होगा 2a माइनस का 25 बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 25 और 3 28, तो 2a बराबर 28 और a बराबर 14। तो संख्याएं क्या है 14 और 5 है। पता नहीं आप कौन से तरीके से बता रहे हैं कि मुझे 9 11, अब 9 11 पे कैसे अप्लाई करो, दो संख्या बड़ी संख्याओं का दुगना, कितना 11 दूनी 22, छोटी संख्या के 5 गुने से 9 पंजे 45, से कैसे ज्यादा हो जाएगा बताइए जरा आप भी। आप अंदाजे से भी लगाओगे तब भी नहीं होगा। अगर मैं आपके बोलूं कि भाई इसको चलो सॉल्व करो आप ऑप्शन दे करके भी, तो बड़ी संख्या आपने 11 बताई, तो 11 संख्या बड़ी संख्या का दुगुना कितना हो जाएगा, आपने कहा 22। अब छोटी संख्या का 5 गुना कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, तो उसको घटाने से 3 आएगा क्या, गलत है ना। इसको देखो 14 दूनी 28 और 5 पंजे 25, 3 आया ना। तो आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, पता नहीं आपने इसको कौन से तरीके से किया है, आई डोंट नो आपने कैसे 11 9 दिया है, लेकिन आप इसको दोनों तरीके से कर सकते थे, या तो भाषा संबंधित इक्वेशन बना करके, या डायरेक्टली दोनों संख्याएं दी हुई हैं उन दोनों संख्याओं को ऑपरेट करके एज पर द क्वेश्चन। क्लियर हो गया। एक और सवाल, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। और अच्छा सवाल है, ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, तो आप सबको भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये सवाल करना कैसा है, तभी आप इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बता देता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना, सवाल बड़ा आसान है। जब आप कोई भी घर बनाते हैं और उस घर को बनाने के बाद जब आप देखते हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर उसको पूरा पेंट करते हैं तो सिर्फ एक, अगर उसको पूरा भागों में तोड़ा जाए तो एक फेस पर 9 ही ऐसे फलक होंगे जिन पर एक तरफ रंग लगा, है ना, जिन पर एक तरफ रंग लगा होगा, बाकी सब पर किसी पर 2 तरफ किसी पर 3 तरफ लगा होगा। और क्योंकि एक तरफ 9 लगा एक फलक पर, टोटल 6 फलक होती हैं, तो 54 आप इसका आंसर दे देंगे। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर 9 ही बार कैसा लगा होता है, ये दिमाग में आ रही होगी ना, तो मैं इसका आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ, तब आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, मैं एक डायग्राम आपको छोटा सा बना देता हूँ। उसने बोला 5 सेंटीमीटर का घन, ये सभी रंगों पर फलक लगा है, तो और 1 सेंटीमीटर क्यूब में काट रहे हैं, तो 5 ऐसे हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 ही ऐसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5।
ऐसे ही होगा ना भाई। मेरे पास देखो, सवाल को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बहुत बार आ रहे हैं, तुमको पता होना चाहिए कर होता कैसे है। ओके, अगर हम बात करें, ओके, अरे कैसे अंश, अगर हम इसकी बात करें फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, तो ये ऐसे भी तो होगा। आपने कहा बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे बात करूं, ये ऐसे भी तो होंगे पांच पांच। एक, मैं क्यों बना रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ऐसे तो करोगे, तो जब आप यहां से इसकी लाइन निकालोगे तो ऐसे आएंगी, ऐसे भी तो आएंगी। जब नीचे बनाओगे तो नीचे से भी लाइन वापस जाएंगी ऐसे करके। इधर बनाओगे तो इधर की भी लाइन भी ऐसे जाएंगी। तो आप क्या देख रहे हैं, आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो फलक है, ये वाले, ये देखो दोनों, इधर से भी कलर है, इधर से भी कलर होगा। जब अगर आप उसको ऐसे काटोगे तो ये फलक इधर से भी दो तरफ से कलर हो जाएंगे ना सारे। इस जो कॉर्नर वाले हैं वो मिनिमम दो तरीके से कलर होंगे, जो कॉर्नर वाले होंगे सब दो तरीके से कवर होंगे। तो ये सब बीच वाले कितने बचे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो नौ ही बचे ना। बात समझ में आ रही है, नौ ही बचे ना। अगर आप एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं इसको दोबारा से आपको अच्छे अच्छे से बना दूं, नहीं तो आप कहोगे सर अभी दिमाग में नहीं आ रहा है ना। ऐसा हो सकता है आप कह रहे हो कि नहीं आ रहा होगा, एक्चुअली यहाँ सीधे हाथ से स्केल खींचना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ अब अच्छी तरीके से। एक देखिएगा, 5 बाई 5 का, जिससे कि अब आपको पूरा समझ में आ जाए। ओके, ऐसे है ये पूरा घन है, ऐसे 5 बाई 5 का। ओके, तो 5 भाग काट लेते हैं, A 1 2 3 4 5, 5 ऐसे काट देते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 ऐसे जाएंगे ना ऊपर की तरफ को, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे करेंगे, फिर 1 2 3 4 5, ऐसी इधर से आएंगी 5, 1, क्योंकि चारों तरफ से 5 निकलेंगे ना, ये 2 3 4 और 5, ऐसे इधर से जाएंगे, 1 2 3। अब देखो क्यूब सही से दिख रहा है आपको क्यूब। अगर मैं इसकी एक साइड की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करता हूँ ऐसे, तो अगर मैं पूरे पर कलर करता हूँ तो देखो इस पर व्हाइट कलर कर दिया फॉर मैंने, इस पर भी व्हाइट कलर हो गया ऐसे, इस पर भी व्हाइट कलर हो गया ऐसे, इस पर भी व्हाइट कलर हो गया ऐसे, इस पर व्हाइट कलर हो गया ऐसे, इस पर भी व्हाइट कलर हो गया ऐसे, यहाँ पर भी व्हाइट कलर हो गया ऐसे। तो अब देखो जो कॉर्नर की सारी वैल्यूज हैं वो दो तरफ से कलर मिनिमम रहेंगी, है ना। ये वाली भी ऐसी हो जाएंगी दो तरफ से कलर, आप देख रहे हैं सब ये ऐसी, नीचे वाली पीछे वाले के साथ मिल जाएंगे दो तरफ से कलर व्हाइट वाला, ये ऐसे ये वाली भी कलर हो जाएंगे पीछे व्हाइट वाले उसे। तो कुल मिलाकर क्या बचा, आपके सिर्फ एक फेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बचेंगे, क्योंकि जो सिर्फ एक तरफ से, क्योंकि चारों तरफ से बीच में से इन पर कलर नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो एक फलक पर 9, ऐसी 9 इस पर निकलेंगे, 9 इस पर निकलेंगे, तो 9 × 6 = 54। तो टोटल मिलाकर 54 ऐसे आपके पास क्यूब्स होंगे जिन पर एक तरफ कलर लगा। अच्छा, ऐसे कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे जिन पर दो तरफ कलर लगा होगा। चलो बताओ, मुझे बताओ ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिन पर तीन साइड कलर लगा होगा, पहले तीन साइड बताओ। ऐसे कितने क्यूब्स हैं इसमें जिन पर तीन साइड कलर लगा होगा, कम से कम तीन साइड। जी, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिन पर तीन साइड कलर लगा होगा, जी बताइए। ऐसे कितने घन निकलेंगे जो तीन साइड से, प्रणाम सविता कैसी है। नहीं, मैं हमेशा लेता हूँ इस क्लास को, ये क्लास तो मैं हमेशा लेता हूँ, ऐसा नहीं कभी कभी लेता हूँ, हमेशा होती है। बस सैटरडे में मैं नहीं ले पाया था बस। तो देखते हैं जवाब कितना मिल रहा है। तीन साइड पर ऐसे कितने इसमें घन होंगे जिनके तीन साइड पर रंग लगा हुआ है, जी। तो मैं चाहूंगा जवाब जल्दी से बताओ, ऐसी कितनी इसमें घन है जिनके तीन साइड पर कलर लगा हुआ है। कोई नहीं बता पा रहा है, तो बता दें। राइट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज 8।
ओनली 8 ऐसे होंगे जिनके 3 साइड पर कलर लगा, सिर्फ 8। वो कौन कौन से, देखो सिर्फ जो कोने वाली वैल्यू है, जैसे ये वाला क्यूब हो गया, जो सिर्फ कॉर्नर्स के हैं, 3 वाला इस पर, उसी पर सिर्फ लगेगा, जो कॉर्नर्स के हैं उन्हीं पर 3 साइड लगेगा, बाकी किसी पर नहीं लगेगा, सिर्फ कॉर्नर वाली से, है ना। तो जो 3 वाले हैं वो कितने हैं, ओनली 8, क्योंकि एक घन में 8 वर्टेक्स होती हैं, तो हर वर्टेक्स पर जो कोने पर वैल्यू रखी होगी वो 1 2 3 साइड से होगी, 1 2 3 साइड से। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ऐसी अगर हम बात करते हैं, टोटल कितने, 2 साइड वाले कितने होंगे, तो देखो एक साइड में कितने, नहीं 1 2 3, एक फलक पर 3, 1 2 3, 3 ऐसे, 3 और 3 6, 3 9, 3 चौक 12, और 12 ऊपर और 12 नीचे 24। बात समझ में आ रही है। तो समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक फलक पर देखा जाए तो 1 2 3, 3 6, 3 9 और 3 12, 12 एक तरफ आ रहे हैं, तो 12 चौक 48 ऐसे हो जाएंगे। तो ये आपको समझने की जरूरत है कैसे आप सवालों को हल करते हैं। एक और सवाल, चलो बताओ। यदि ये मैंने अभी स्टेट पढ़ाया था, शायद कल परसों आपको बताया था इस बारे में, कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाएं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। Which measures of central tendency are affected if extreme observation are removed from both ends of the data arranged in descending order। तो कौन से मापक प्रभावित होंगे ये आपको बताना है जी। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। भाई बड़ा सन्नाटा छाओ। मीन एंड मोड मीडियन, मीन मीडियन मोड, मीन एंड मोड, मोड एंड मीडियन। तो बी यानी तीनों ही प्रभावित होंगे। आपने कहा तीनों प्रभावित हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन मुझे मिल रहा है यहाँ पर, मीन एंड मीडियन, किसी ने कहा मीन एंड मीडियन एंड मोड, तीनों। और कोई बोलेगा कुछ, चलिए तो आपको बता दें, जो प्रभावित होने वाले कारक हैं, याद रखिएगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ एक चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, कि जब भी आप किसी भी डेटा का मीडियन निकालते हैं, यानी माध्यक निकालते हैं या माध्यिका बोलते हैं इसको, सिर्फ मीडियन ऐसी जो प्रभावित नहीं होती, नॉट अफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, सिर्फ मीडियन प्रभावित नहीं होता, मीडियन को छोड़कर सब प्रभावित हो जाएंगे, सब अफेक्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, मैंने कहा 3 5 7 9 15 18 25, इसका मीडियन बताओ, तो आपने बोला सर इसका मीडियन कितना है, 9। सबने बताया 9 है ना। अगर मैं आपसे बोलूं उसका मीडियन बताओ, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मीडियन इज 9। क्लियर है। उसने बोला पहली और अंतिम वैल्यू हटा दो, अगर इसमें से मैं पहली और ये अंतिम वैल्यू हटा दूं, ये वाली और ये वाली, तो क्या मीडियन बदलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि मीडियन नंबर्स का एवरेज नहीं होता है, वो पोजीशन का एवरेज होता है। तो यानी सिर्फ 9 जो है वो अभी भी नहीं बदला, आपने पहला और अंतिम वैल्यू हटाया, लेकिन मीडियन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मीडियन अभी भी मीडियन 9 ही है। आप दो दो हटा लो, अब क्या होगा, अब भी मीडियन क्या है, 7 और 9 15 का मीडियन 9। तो यानी अगर आप एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, चाहे वो 2 हटाएं, 1 हटाएं, 3 हटाएं, उतने ही पीछे से हटा दें, तो अगर आप हटा देते हैं तो मीडियन प्रभावित नहीं होता, बाकी दोनों प्रभावित हो जाते हैं। तो कौन कौन प्रभावित होगा, इसका मतलब देखो यहाँ पर माध्यक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी माध्यक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी माध्यक लिखा, सिर्फ ये वाले 25 बची है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मीन एंड मोड, ये हमेशा अफेक्ट होंगे। हाँ, मीन एंड मोड अफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे, लेकिन माध्यिका पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो ये स्टेट में छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, पता नहीं आप कैसे भूल जाते हैं। कोई बात नहीं है, भूलना नहीं है, भूलने का नहीं, समझने का। बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया है, बहुत बढ़िया। तो इन सवालों को अगर आप एग्जामिनेशन में, सबने गलत किया है सवाल, तो अगर आप ऐसे सवालों को समझ के नहीं जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, और हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप सभी जानते हैं। आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप भी सब जानते हैं। एक और सवाल लेते हैं इसी बात में। क्वेश्चन है, किसी प्रकार प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है।
every digit of a natural number is either 3 or 4. The number is divisible by both 3 and 4. What is the smallest such number? तो ये तो बड़ा आसान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सविता, यू आर सेइंग करेक्टली, मीडियन नेवर affected, it always be remain same if you are changing. Okay Parul, as it comes then I will tell you, सब बताएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर मिला है बी। ओ माय गॉड, देखो कितना आसान सवाल था। आप जानते 3 और 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसे कटने वाली संख्या के बारे में बात हो रही थी। अगर मैं कटने वाली संख्या के बारे में बात करूं 3 और 4 के बारे में, तो आपने क्या देखा 3 और 4, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग, अगर वो 3 से कट जाता है तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी, तो ये वाली भी कट जाएगी 3 से, ये वाली भी कट जाएगी, ये दोनों नहीं कटेंगे 3 से। अब बात करते हैं 4 से कौन संख्या कटती है, 4 से वो संख्या कटती है जिनके अंतिम दो अंक 4 से कट जाते हैं। ये 33 नहीं कटेगा 4 से, ये वाला कट जाएगा। आंसर इज राइट ऑप्शन बी। कितना आसान सवाल, एक बार में ही आपने इसका हल ढूंढ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस आपकी स्क्रीन पर। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात। पंचभुज यानी द फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पेंटागन। पेंटागन को बताना है, देखते हैं आपको क्या मिलता है। बी 180। अच्छा, दूसरे सवाल का आंसर मिल रहा है। देखो पेंटागन का मतलब क्या होता है, जिसकी 5 भुजाएं बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 ऐसे पेंटागन, इसकी सारी भुजाएं बराबर है। और जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनके सारे कोण भी बराबर। अब उसने बोला पंचभुज का बताओ, तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। अब जब भी किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों की बात करते हैं तो n-2 इंटू 180 होता है। n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड कितनी है 5, 5-2 मल्टीप्लाई बाई 180, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 180 दैट इज 540 तरीका नंबर। क्लियर है? आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं किसी तरीके से करना है। यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय अनदर वे। अनदर वे क्या है, आपने कहा सर ये सवाल लिखा था, बोले हाँ लिखा था, तो क्या करें। आप सभी जानते हैं कि जितने भी बहुभुज होते हैं उनके सभी एक्सटर्नल कोण का मान 360 होता है, उसमें 5 का डिवाइड कर दो, आपको एक एक्सटर्नल कोण मिल जाएगा। कितना हुआ 5 7 35 72 डिग्री। जब इसका बाहरी कोण 72 डिग्री का हो गया तो आंतर कोण 108 का, उसमें 5 की गुणा कर दो, देन यू विल गेट दी आंसर। तो ये आपके पास है, जैसा आप चाहें वैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मैंने डिटेल में आपको समझाया भी है कि पॉलीगन क्या होते हैं। अगर आपको पॉलीगन समझ में नहीं आ रहा है तो पॉलीगन को मैं फिर से पढ़ा देता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसको पुट कर लेंगे कल के सेशन। ओके, तो एक और सवाल आपकी तरफ बढ़ाया जाए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जवाब क्या है। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आने समय हो चुका है, लग रहा है हमें हमारा समय हो चुका है जाने का। तो भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और अगर आपको क्लास समझ में आई है तो भाई इस क्लास को जरूर लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लगातार इस तरह के क्वेश्चन हम देते रहें और सॉल्यूशंस कराते रहें। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा कमेंट करके, और हमें लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे सवाल लगातार मिलते रहें इस तरह के। अभी इसमें मैंने आधे सवाल हुए हैं, अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में इसके साथ जोड़ दूंगा, तो आप उसमें नेक्स्ट क्लास में उन सवालों को कर लीजिएगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू like and share this session. Thank you very much.